आप उड़ीसा देखिए, आप असम देखिए, आप बिहार देखिए, जो भी बंगाल से सटे हुए राज्य है, त्रिपुरा देखिए, और वहां की डेवलपमेंट पेस देखिए, और वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां की सड़कें देखिए, बिजली देखिए। ये जितने बॉर्डरिंग एरियाज में हम जीत रहे हैं इन सब राज्यों में, ये दूसरे राज्यों का इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई टीएमसी का छपरी गुंडा आके यहां पर कुछ भी कर देगा, पुलिस मूक तमाशा देखती रहेगी। और ये बंगाल में भी अब नहीं होगा, आज के बाद से अभी से इफेक्ट दिखने लगा है। ठीक है अजय जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और बहुत बेबाकी से कही कि भाई ठीक है, ये जो चुनाव है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी को ही वोट देना था, पर ममता को हटाना था, ममता को उखाड़ फेंकना था। बीजेपी को लेकर अगर डबल माइंड हो भी सकते थे तो उन लोगों ने भी वोट किया, और इसीलिए जो टैली है आप देखिए कि यहाँ पर 200 को भी छूती हुई नजर आ रही है। राहुल जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई ये जो वेव थी ना, तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेमोग्राफी, दिस दैट, सब वहां पर धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता ने तय कर लिया था ममता नहीं आनी चाहिए, बाकी देख लेंगे। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता ने ये तय किया कि जो है वो टीएमसी जो है उसका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है, जनता को सही नहीं लगा। खास तौर से हिंदू पॉपुलेशन जो है उसे ये लगा कि ममता बनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर रही हैं जो कि एक मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है। तो इसी कारण से ये हुआ है। और आप ये देखेंगे भी कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी हिंदू एरियाज़ हैं उसमें बीजेपी को अच्छा खासा और अच्छे मतलब वोटों से, आप एवरेज भी लगाएंगे तो 15-16 हज़ार वोटों से जो है वो ये सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। तो ये बिल्कुल साफ है, ये कारण बिल्कुल रहा है। और दूसरा ये भी है कि महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं ये समझा कि बीजेपी उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, बीजेपी उनको बेहतर जो है विकल्प लगी है। और यही कारण है कि जो इस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट तभी आता है जब जनता पूरी तरह से पलटने का सोच लेती है। बिल्कुल, और ये परिवर्तन का मूड ही था। जब हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे लोगों से, तब लोगों का मन जानने की कोशिश कर रहे थे, तो परिवर्तन वाली बात उनके मुंह से जरूर निकल रही थी। वो परिवर्तन की बात को कबूल कर रहे थे। अब ये ममता बनर्जी के शासन से उनको परेशानी थी, या जिस तरीके का माहौल या जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया उसका इन्फ्लुएंस था, उसका असर तो खैर इस वक्त हमें पश्चिम बंगाल के नतीजों में दिख रहा है। लेकिन अब इन नतीजों को समीर जी हम नेशनल पर्सपेक्टिव से समझें, अगर हम इसे अब केंद्र की राजनीति के जरिए समझें, तो एक बात तो तय है, बंगाल में अगर हिंदू ये तय कर रहे हैं कि मैंडेट हिंदुओं का रहेगा तो सरकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो इसका असर केंद्र में आप क्या देख रहे हैं? इंडिया अलायंस के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया अलायंस पे आऊँ उसके पहले मैं बंगाल के बारे में कह दूं कि बंगाल के हिंदुओं को ट्रैक पे आने में पूरे 5 दशक लगे। अगर आप देखेंगे तो 33 साल लेफ्ट की सरकार रही है, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की, 50 साल बाद वहाँ पर भद्र लोग को समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो उन्हें अब यह फर्क समझ में आएगा ममता बनर्जी के 15 साल पहले लेफ्ट के साल और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल। अब अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ हम नाम में उसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। नीतीश कुमार आपके पास थे, वो चले गए, केजरीवाल थे, वो चुनाव हार गए, वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी थी, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है। स्टालिन चुनाव खुद हार गए, वहां पर सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन में कोई नहीं बचा है। मुझे लगता है ये इसका नाम लेना भी कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक ताकत के रूप में नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनाव बुरी तरह से हार हुई है, अब इंडिया गठबंधन लगभग पूरी तरह से साफ हो गया। अब बस ये देखना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन कब तक बने रहते हैं इस गठबंधन में। मुझे लग रहा है कि ये परिणाम देखने के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन भी एनडीए का दामन थाम ले और एनडीए अंदर आ जाए। अब मुझे लगता है कि 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं। और अब सबसे बड़े जो चुनाव डिफिकल्ट थे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, वो सारे चुनाव अभी 2026 में थे। अब जो भी चुनाव होंगे, सिर्फ पंजाब आप छोड़ दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है, बाकी गुजरात होंगे, उत्तराखंड होंगे, उत्तर प्रदेश होंगे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। 2024 में समीर जी ऐसे लगा था कि अब बीजेपी का स्लाइड शुरू हो गया है। 240 सीटें आने के बाद पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद हो गया था और बड़ा उत्साह में था कि 240 सीटें आई हैं, यहां से अब स्लाइड शुरू हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन 2024 के बाद अब जिस तरीके से पीक पर है बीजेपी, 17 मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के हैं पूरे देश में, तो समझा जा सकता है कि इससे ज्यादा पीक अब क्या आएगा भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी को अब सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन की सरकार चला रही है। इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद से आप महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के हो, दिल्ली का चुनाव, तमाम राज्यों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी अभी पीक पे नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी जाएगी अभी पीक और आएगा। अभी बाकी, अभी तो झारखंड का चुनाव जीतेगी, अभी पंजाब का चुनाव जीतेगी। अच्छा। और आने वाले आप पंजाब भी जितवा रहे हैं भारतीय जनता निश्चित रूप पार्टी से को? पंजाब भी जीतेगी, झारखंड भी जीतेगी। और अब ये तय मान के चलिए कि फिर अभी तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आना है, वहां कांग्रेस है, फिर विपक्ष कर्नाटका का छोड़ेंगे चुनाव नहीं है, है। फिर कर्नाटका का चुनाव है। नहीं, विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? अब विपक्ष खुद ही नहीं चाहता लड़ना चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ती है। चलिए, क्या राहुल गांधी ने आसाम में वैसा चुनाव लड़ा? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा? क्या राहुल गांधी किसी राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करके रात को वहां पर रुकते हैं? किस राज्य में राहुल गांधी ने लगा कि केरल में बहुत प्रचार किया हो, खून पसीना बहाया हो, बंगाल में दिन रात एक किया हो? किस चुनाव में राहुल गांधी करते हैं या प्रियंका गांधी करती? जब आप खुद ही चुनाव नहीं लड़ोगे, आप अमित शाह से सीखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सीखिए, दिन रात फील्ड के अंदर काम करते हैं। देश का गृहमंत्री अगर यह कहता है कि 15 दिन में बंगाल के अंदर रहने वाला हूं, रात की 2 बजे तक वो काम करते हैं और सुबह 6 बजे बैठक लेना शुरू करते हैं, तो राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि भारतीय आज का जनता है पार्टी वो, कैसे नतीजे चुनाव वाले लड़ती दिन भी है नहीं फिलहाल, मतलब है ना। तो क्लैरिटी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, कंफ्यूजन के साथ लड़ेंगे कि आप किसके दोस्त हैं किसके नहीं, यानी कि जब स्टेट में आते हैं तो एकदम अलग अलग हो जाते हैं और इतने एग्रेसिव बयान दे देते हैं, तो ये कंफ्यूजन जो है जनता को कितना रास आएगा। लेकिन एक अलार्मिंग फिगर एक और भी है जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव में खासतौर से छत्रपों के लिए देखना बहुत जरूरी है। मुस्लिम वोट, जब बीजेपी इस तरह से पोलराइज्ड एक इलेक्शन बढ़ता है, बीजेपी इतनी एग्रेसिवली किसी स्टेट में आगे बढ़ती है, तो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन करण, अगर हम इसी बात को आपके पास लेकर आए कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन है छत्रपुर के लिए, खासतौर से पहले अखिलेश यादव की बात कर लें, फिर बाकी स्टेट्स की बात करें नेशनल पर्सपेक्टिव में, कि मुस्लिम्स ने भी कह दिया है कि भाई आप बीजेपी का हवा बना के डरा के आप कुछ भी नहीं सर्व कर सकते हमें, अगर आप डिलीवरेबल्स नहीं देंगे तो हम ऑप्शंस तलाशेंगे, क्योंकि 42% मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स में 42% पे बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। वहां पे मुस्लिम वोट 1-2 नहीं बल्कि 4 फ्रेगमेंट्स में भी कई जगह बटा है। देखिए पिनाज जी, एक बात समझनी होगी हमें। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, मुस्लिम्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द पुअरेस्ट हैं। गुजरात के मुस्लिम से, जहां ये लोग गुजरात में, जिसको ये लोग हिंदुत्व लेबोरेटरी कहते हैं, वहां का मुस्लिम मच बेहतर स्थिति में है पर कैपिटा इनकम वाइज और हर एस्पेक्ट वाइज देन बंगाल के मुस्लिम। तो अब मुस्लिम भी पूछ रहे हैं बात को कि भाई हमें आप इसी तरह यूज करते रहोगे वोट बैंक की तरह, या हमें कुछ दोगे भी आप? आज आप जो भी कहें, चाहे आवास योजना हो, चाहे और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, कृषि सम्मान निधि योजना हो, इन सब में मुसलमान बहुत बड़े लाभार्थी रहे। तो ये बात, अब ये क्वेश्चन उठने लग गया है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहां पे सब यहां पर जो बात कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा पीक करती जा रही है, एक दूसरी थॉट में देता हूं आपको। 2028 तक, यानी 29 से जस्ट पहले, जब असेंबली चुनाव होने होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के, तब एंटी इनकम्बेंसी भी आ सकती है अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया हो।